Jai Hind दोस्तों, welcome back to the Smart IS Foundation. You are watching Assam Prahari with me Raj Gaurav, and on today November 9, I will discuss this topics from last week Assam specific current affairs. लास्ट वीक के इन टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, जो भी आसाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स थे उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को। तो जो पहला टॉपिक होगा हमारा आज का वो है साइलेंट क्राइसिस इन आसाम एग्री इकोनॉमी। आसाम के एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में एक साइलेंट क्राइसिस, एक बड़ा एक यूनिक फॉर्म ऑफ क्राइसिस के बारे में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में आसाम ट्रिब्यून में डिटेल में एक पोस्ट लिखा गया था। तो हम देखेंगे कि आसाम में एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्राइसिस है, क्या सिचुएशन अराइज हो रहे हैं वो। The second topic would be Majuli quite existential crisis, another crisis. ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं होगा, ये होगा माजुली जो आइलैंड है, जो अपने कल्चरल एज वेल एज इकोलॉजिकल दोनों इंपॉर्टेंस को होल्ड करता है, वहां पर क्या क्राइसिस हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग इसको जीएस पेपर 1, 5 या इवन आपको इसको भी जीएस पेपर 3 के परस्पेक्टिव में स्टडी कर सकते हो, राइट। द थर्ड टॉपिक वुड बी यूनिवर्सिटीज मस्ट लीड आसाम जर्नी। एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ था कि किस तरह से यूनिवर्सिटीज जो है वो आसाम के आगे जो डेवलपमेंट की जर्नी है उसको कैसे लीड कर सकते हैं। ऐसा पहले भी भारत में होता आया है, चाहे हम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात करें, नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें, या इन सबसे पुराने में से एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात करें, शारदा पीठ की बात करें। तो जिस जिस राजाओं ने, जिस जिस डायनेस्टीज ने यूनिवर्सिटीज बनाने का काम किया, स्कूल कॉलेज बनाने का काम किया, उनकी डायनेस्टीज अच्छे से ग्रो हुई, हिस्ट्री में उनका एक नाम है, एक पहचान है। वही अब आसाम को अपनी डेवलपमेंट जर्नी में किस तरह से यूनिवर्सिटीज का रोल इंपॉर्टेंट होगा वो हम डिस्कस करेंगे। द फोर्थ टॉपिक वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड जो कि असम साहित्य सभा देती है, सदाशय वरेण्य अवार्ड। ये अवार्ड किनको दिया गया है, कौन से ऐसे डिग्निफाइड पर्सन है जिन्हें इस अवार्ड से शोभित किया गया है, क्या इसका रोल होता है, असम साहित्य सभा के बाकी और कौन से अवार्ड्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी अ स्पीसीज व्हिच वाज मेंशन्ड इन द न्यूज। ये स्पीसीज अभी न्यूज में मेंशन था। कौन सा स्पीसीज है? व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर hen, राइट। तो प्रीलिम्स में ना, स्पेशली मेंस में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे कम पूछे जाते हैं, पर प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस बड़े आते हैं कि अच्छा ये स्पीसीज कहां पर मिला। अभी रिसेंटली इस साल के भी एपीएससी प्रीलिम्स में आया था, ये स्पीसीज का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, ऐसी चीजें हम डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी अर्बन रिजुविनेशन प्रोजेक्ट्स इन गुवाहाटी। अभी रिसेंटली द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर से वाज इन आसाम, गुवाहाटी, और उन्होंने यहाँ आसाम में 2 इंपॉर्टेंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया। हम इनका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या सिग्निफिकेंस है वो डिस्कस करेंगे। देन नामेरी नेशनल पार्क जो कि आसाम की एक पहचान है, इंडिया के कंजर्वेशनल इकोलॉजिकल कंजर्वेशनल एफर्ट की पहचान है। एक्चुअली तारीफ है कि बड़ा अच्छा कंजर्वेशनल एफर्ट हम नामेरी में कर पा रहे हैं। हम उसको इंडो फ्रेंच कोलिब्रेशन के साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स होंगे। जहां जहां पर भी मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन पॉसिबल होंगे मैं मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, और जहां पर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होंगे वो भी मैंने मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। और फिर हम आज के रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन पे आते हैं। तो देखो, रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन में पहला जो टॉपिक है वो है सीओपी 30 का। ये सीओपी 30 जो कि अभी ब्राजील में चल रहा है। असम ट्रिब्यून में आज संडे को ही नवंबर 9 को एक आर्टिकल आया दैट देयर इज अ कॉल फॉर कलेक्टिव एक्शन, कि अगर हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ना सिर्फ ब्राजील में, मीटिंग अभी वैसे ब्राजील में हो रही है, रिसेंटली तुम्हें प्री सिक्योर में भी मैंने सीओपी 30 से रिलेटेड एक इवेंट बताया था, सीओपी 30 की प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो ब्राजील में भले ही इवेंट हो रहा है, बट द नीड इज ग्लोबल कलेक्टिव एक्शन, कि चाहे वो ब्राजील हो, साउथ अमेरिकन आइलैंड, साउथ अमेरिका हो, या फिर नॉर्थ अमेरिका यूएसए हो, या फिर इंडिया हो, या फिर जापान हो, इन सबको मिलकर क्लाइमेट एक्शन की दिशा में अपना कलेक्टिव एफर्ट डालना होगा, तब जाकर हम लोग क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इंपैक्ट है उसको सही कर पाएंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, और एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा गया, थोड़ा आप इसको क्रिटिक्स के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो, दैट व्हाई इंडियन साइंस फेल्स टू प्रोड्यूस नोबेल लॉरेट्स। इंडिया जो ना, इंडिया इज ए लैंड ऑफ टैलेंट। चाहे इंडिया का वो वेस्टर्न पार्ट हो, ईस्टर्न पार्ट हो, नॉर्दर्न पार्ट हो, सदर्न पार्ट हो, सेंट्रल पार्ट हो, हर जगह टैलेंट छिपा है, पर हम इस टैलेंट को ना डिस्कवरी में शायद नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, साइंस के फील्ड में स्पेशली। तो क्या ऐसे चैलेंजेस हैं, क्या कुछ इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, एकेडमिक चैलेंजेस हैं, उसको इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल में बड़े अच्छे से मेंशन किया था। ये दोनों आपके आज की रीड एंड रिफ्लेक्ट के सेक्शन है, जो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए 2 टॉपिक्स दे रहा हूं, ठीक है। अब हम पहले टॉपिक पर आते हैं। तो पहला टॉपिक हमारे आज के आसाम प्रहरी का है, पोस्ट हार्वेस्ट मॉइस्चर क्रिएट्स अ साइलेंट क्राइसिस फॉर आसाम एग्रीकल्चर। आसाम के एग्रीकल्चर के लिए एक साइलेंट क्राइसिस जिसपे शायद फार्मर्स का ध्यान नहीं जाता है।
पर जो हमारे एग्री रिसर्चर्स हैं उन्होंने बड़े अच्छे से प्रेजेंट किया। जैसे यहाँ पर हम प्रोफेसर बिनोय कुमार मेधी जी की बात कर रहे हैं, इन्होंने प्रेजेंट किया प्रोफेसर बिनोय ने कि असम की जो इकोनॉमी है जो कि एग्रीकल्चर पे काफी डिपेंडेंट होती है, वो एक साइलेंट क्राइसिस, एक ऐसे क्राइसिस से जूझ रही है जो कि अभी साइलेंटली वर्क कर रहा है, आगे जाकर इसके इंपैक्ट बहुत लार्ज हो सकते हैं। व्हाट इज दिस, चलो हम देखते हैं इसको। पहले हम ना कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। आप यहाँ पे दो पिक्चर्स देख सकते हो जहां पे हमारे कृषक भाई बहन ये खेती करने का काम कर रहे हैं। प्री हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट, ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर सीजन, अलग अलग एक्टिविटीज में आपको लोग इन्वॉल्व देख रहे हैं। तो असम की जो इकोनॉमी है उसका बैकबोन है असम की एग्रीकल्चर, जो कि अराउंड 80% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, जो 80% लगभग 80% जो पॉपुलेशन है। अब ये 80% जो है ना, ये देखो एक आंकड़ा है, इसमें थोड़े बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं कि कई फार्मिंग फैमिली के बच्चे, तुम में से भी कई लोग होंगे जो फार्मिंग फैमिली से भी एसोसिएटेड होंगे, अपने गांव में कभी तुमने खेती में कंट्रीब्यूशन किया होगा या आपके घर वाले करते होंगे, और आप सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं या दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से लगभग 80% हो जाता है। लगभग 80% पॉपुलेशन असम का जो हाफ ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया है वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पर डिपेंडेंट होता है, एंड दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन असम। अब यहाँ पे एक चैलेंज क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट मॉइस्चर मैनेजमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट, अभी चावल की फसल कट चुकी है ना, जो थोड़ी बहुत लेट फसल होगी वो अभी कट रही होगी। तो चावल की, राइस की ये जो फसल कटी है, वहां पे ना मॉइस्चर मैनेजमेंट सही से नहीं होता है। और जब मॉइस्चर मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो एकदम तुम कॉमन सेंस लगाओ, आप मार्केट से आज 1 kg चावल खरीद कर लाना और उसको ना ऐसे खुले में छोड़ देना। आप सही से उसको अच्छे से डब्बा बंद पैकेट में नहीं रखो, डब्बे में नहीं रखो या बंद पैकेट में नहीं रखो, थोड़े दिनों में चावल खराब होने लगता है। आपके 1 kg चावल के साथ अगर वैसा हो रहा है तो सोचिए खेत से ये जो चावल कटेगा, अगर उसका मॉइस्चर मैनेजमेंट अच्छा नहीं हुआ तो कितना नुकसान होने वाला है। सो दैट इज द साइलेंट क्राइसिस। फार्मर्स बेचारे हमारे इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, एंड दैट्स व्हाई हियर यू कैन सी द फंगल ग्रोथ इन राइस। ये फंगल ग्रोथ राइस का, ये राइस की बोरियां रखी हैं, यूजुअली इसी तरह से हम राइस की पैकिंग करते हैं। और यहाँ पे ना खुद देखो, थोड़ा सा भी अगर मॉइस्चर लग जाए ना, चाहे वो ओस का हो चाहे बारिश का हो, तो राइस का ये हाल हो जाता है। दैट इज एक्चुअली द चैलेंज, ठीक है, ये चैलेंज है। यहाँ पे उसको हमने मेंशन भी कर रखा है दैट इट रेफर्स टू द फेल्योर ऑफ साइंटिफिकली कंट्रोलिंग द मॉइस्चर लेवल इन राइस। मॉइस्चर लेवल में साइलेंट मॉइस्चर लेवल जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाना, उसी को रिप्रेजेंट करता है। होता ऐसा क्यों है, जब हमारा जो पैडी है, पैडी का जो क्रॉप है जो हार्वेस्ट हो चुका है, जब उसमें मॉइस्चर 14% से ज्यादा होगा ना, इसको प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए याद रखें कि 14%, 14% से ज्यादा अगर मॉइस्चर है, देन फंगल इन्फेस्टेशन या डिग्रेडेशन हो सकता है। मतलब मॉइस्चर अगर मान लीजिए 5% है, 2% है, इट्स ओके, फाइन है। 14% से जैसे ही आगे बढ़ेगा, 14 से 20 हो जाए, 24 हो जाए, 50 हो जाए, उतने जल्दी फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो राइस की फसल है, जो राइस है वो खराब होने लग जाता है, राइट। दैट इज द इशू, यही साइलेंट क्राइसिस है। अब असम में क्या चैलेंजेस है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो असम की है ना, वो 70% से ज्यादा हर साल रहती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। आपके प्रीलिम्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ना, जनरल साइंस वाले सेक्शन से क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं, वो हेल्प करेंगे। तो असम में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो 70% से ज्यादा रहती है, एंड दैट रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिग्रेडेशन ऑफ प्रोड्यूस। सबसे पहले तो प्रोडक्शन को कम करने का काम होता है, प्रोडक्शन कम होता है। दूसरा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से जब प्रोडक्शन हो गया और राइस को जब बोरियों में भरकर रखा जा रहा है, तो वहां पर भी मॉइस्चर की वजह से वो राइस खराब होने लगता है। दूसरा क्या चैलेंज है, ट्रेडिशनल मेथड्स। फार्मर्स काफी लार्ज नंबर में, अराउंड 80% पॉपुलेशन डिपेंड तो करती है, पर अभी भी ट्रेडिशनल मेथड से ही, जैसे धूप में सुखाने का काम करना, ये देखो सन ड्राइंग है, जूट सैक्स, वो जो जूट की जो बोरियां बनती है ना, अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था, ये जूट की बोरियां यहाँ, तो इस तरह से बोरियों में बंद करके चावल रखने का काम करना है ना। मड बीन्स बनाना, ये देखिए ऐसे मड बीन्स बने होते हैं, आप अपने आसपास गांव घरों में देख सकते हो। बैम्बू सिलोज बनाकर स्टोर करना, अभी भी फार्मर जो होते हैं ना, लार्जली इन्हीं ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू राइस को स्टोर करने का काम करते हैं। दैट्स व्हाई मॉइस्चर कंटेंट हमेशा हाई रहता है। एंड क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज तो क्या ही कहना है। अभी मानसून, अभी साइक्लोन की वजह से बारिश हुई, थोड़ा ठंड जैसा लगा। आज नवंबर 9 को दोपहर में बैठकर मैं सेशन तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर भी गर्मी लग रही है। तो क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा एडवर्स इंपैक्ट प्ले करता है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स, यहाँ पे जो चैलेंजेस थे ना, कि हमें अभी भी धूप में फार्मर्स को सुखाना पड़ता है, जूट सैक्स में रखते हैं, मड बिन्स या बैम्बू सिलोज में रखते हैं, ये सब ना इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स को ही दिखाता है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ डेवलप नहीं है। हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज होते हैं, पर हर फार्मर के लिए वहां तक एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, उनसे ज्यादा पैसा मांगा जाता है। हमारे गरीब फार्मर बेचारे बोलते हैं, अरे छोड़ो, हम अपने घरों में ही रख लेंगे।
एंड दैट्स नॉट ओनली एन इशू विद असम, ये सिर्फ असम के साथ इशू नहीं है, यही सेम इशू बिहार में भी फार्मर्स फेस कर रहे हैं, यूपी में भी फेस कर रहे हैं, अलग जगहों पर। हाँ, कुछ चीजें असम के लिए यूनिक है, जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी असम में ज्यादा है, दूसरे स्टेट में थोड़ी कम रहती है, पर फार्मर्स ये इशू फेस तो जरूर करते हैं। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, इंपैक्ट क्या होता है? तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस तो देखो एकदम क्लियरली विजिबल है ना, कि जब मॉइस्चर की वजह से फसल खराब होगी तो जो पैडी मार्केट में पहुंचता है ना, 70 बोल रहा हूं, 17 से 22% तक मॉइस्चर रहता है, जो कि 14% वाला जो हमने मेजर देखा था, स्टैंडर्ड देखा था, उससे ज्यादा है, जिससे काफी जल्दी खराब होने लग जाता है। And that's why only 2% of Assam paddy is procured by FCI compared to more than 90% in Punjab। ये बड़ा स्ट्रेंज फिगर है, इसको एकदम स्टार मार्क कर लो, याद रखो इस फिगर को, है ना, अपने मेंस के आंसर्स में इसको इंक्लूड कर सकते हो कि आसाम में एफसीआई ना काफी कम पैडी परचेज करता है आसाम से एज कंपेयर टू पंजाब के कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि पंजाब में मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा कम रहता है राइस में, एफसीआई को क्या चाहिए कि भाई 14% से कम वाला हो, दैट्स वाई हम वैसे राइस को परचेज करेंगे। आसाम में यहाँ पैडी में 14 या 17 से 22% तक मॉइस्चर रहता है, दैट्स वाई एफसीआई या इवन कई प्राइवेट बायर्स भी खरीदने से हिचकिचाते हैं। दूसरा, सेफ्टी इशू का होना, मॉइस्चर की वजह से ना जो हमारे राइस होते हैं उसमें क्या होता है, एफ्लाटॉक्सिन्स एंड माइकोटॉक्सिन्स जो कि हेल्थ के लिए काफी हैजार्डस हैं, वो इंक्रीज होते हैं, एज वेल एज इट अफेक्ट्स द पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, एंड सिस्टमेटिक इकोनॉमिक लॉस क्रिएट करता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस आपको यहां पर दिख रहा है, जो कि लगभग 30% तक पहुंचेगा, और जब पोस्ट हार्वेस्ट लॉस 30% तक पहुंचेगा ना, तो जो अगली फसल होगी, जो फार्मर हमारे अगली फसल लगाएंगे, उन बेचारों के पास पहले से पैसा कम होगा, और जब पैसा पहले से कम होगा तो फिर सिस्टमेटिक इकोनॉमिक लॉस में फंस जाएंगे, वो एक लूप में फंस जाएंगे। दैट इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज। इसको डील कैसे किया जाएगा? तो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ने इवन आसाम लेवल पर और सेंट्रल दोनों लेवल पर कई ऐसी स्कीम्स बना के रखी। जैसे हम आसाम की बात करें तो आसाम एग्रीविजन या कृषि विज्ञान केंद्र बनाना, कृषि विज्ञान केंद्र का सेटअप करना, आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी कई नए डेवलपमेंट, कई नई रिसर्च कर रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोलर बबल ड्रायर्स, जो धूप में फसल सुखाने का काम फार्मर्स कर रहे हैं, उसके कंपेरिजन में सोलर बबल बनाने का काम, हर्मेटिक स्टोरेज बैज एंड लो कॉस्ट मॉइस्चर मीटर्स, मतलब ऐसे ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करना जिससे कि मॉइस्चर कंट्रोल हो सके राइस कल्टीवेशन में, ठीक है, राइस के स्टोरेज में। सेंट्रल स्कीम्स के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इवन कृषि सिंचाई योजना का जो कंपोनेंट है ना, वो मॉइस्चर कंट्रोल में हेल्प करता है। प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म एफर्ट्स है। अब ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म एफर्ट्स कैसे होगा? अभी हमने देखा कि आसाम से बस 2% ही पैडी का प्रोक्योरमेंट एफसीआई करता है, अगर हम उसको इंक्रीज कर सकें, कैसे इंक्रीज करेंगे? तो सबसे पहले तो हम ये मॉइस्चर कंट्रोल मेजर्स एडॉप्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, और फिर उसके बाद प्रोक्योरमेंट बेहतर कर सकेंगे। इन सब सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स को मिलाकर या एफर्ट्स को मिलाकर फार्मर्स के इस इशू को सॉल्व किया जा सकता है। एंड सो हियर इज द वे फॉरवर्ड। डिसेंट्रलाइज्ड ड्राइंग सेंटर्स खोलना, ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड गोडाउन्स बनाना, इसके लिए आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। पॉलिसी इंटीग्रेशन, सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पर। टेक्नोलॉजिकल एक्सेस फार्मर्स को पहुंचाना, अगेन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रोल आ जाएगा यहाँ पर, राइट। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस अमंग द फार्मर्स, फार्मर्स के बीच अवेयरनेस का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो अपने उसी ट्रेडिशनल मेथड पे हमेशा रिलाई करेंगे तो कभी भी क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स नहीं प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो पाएगा। एंड देन क्लाइमेट एडेप्टेशन, अभी सीओपी 30 मैंने तुमको एक रीड एंड रिफ्लेक्ट में बताया, अगर सीओपी 30 के मेजर्स हम प्रॉपरली अप्लाई करें ना, पूरा देश मिलकर, पूरा वर्ल्ड मिलकर, तो उसका ना कहीं इंपैक्ट यहाँ पर, हम जिस इशू की बात कर रहे हैं, साइलेंट इशू की बात कर रहे हैं राइस कल्टीवेशन में या राइस प्रोक्योरमेंट में, वो भी सही हो पाएगा। इसलिए क्लाइमेट चेंज सिर्फ गर्मी लगने से रिलेटेड नहीं होता है, क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इंपैक्ट इन सारी चीजों पर भी अफेक्ट करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक पर आने से पहले आपके लिए एक मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन 250 वर्ड्स में, मतलब इसको तुम 3 to 4 पेजेस में लिखने का काम करोगे। 250 वर्ड्स के लिए देखो, कई बार स्टूडेंट्स, स्पेशली जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं या पुराने स्टूडेंट्स भी, 250 वर्ड्स के लिए ना एपीएससी अभी आपको 4 पेजेस देने का काम कर रहा है। कितने पेजेस देने का काम कर रहा है? 4 पेजेस का। तो यूपीएससी यूजुअली 3 पेजेस देता है। आप ना 3 to 4 पेजेस में लिखने की अभी से आदत डालिए, कि पूरा 4 नहीं हो सके तो 3.5 तक भी आप कम से कम लिख सको। ये धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप अगले साल एपीएससी मेंस के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। एंड कंटेंट यहाँ पे एनफ रहता है। जैसे कल भी कौन प्रियम आके आंसर दिखा रहा था, तो उसने बोला कि सर मैंने एक बार पढ़कर लिखा बट मुझे खुद सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ।
तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि तुम जाओ एक बार फिर से आज अगेन इस कंटेंट को पढ़ो और मुझे लिखकर आंसर दोबारा लिखकर दिखाओ। अगेन उसमें दोबारा रीराइट किया, पढ़ने के बाद आंसर बेहतरीन था। तो ये चीज ना तुम्हें करना है, एक बार में आंसर सही नहीं हो उसको कट कर दो, अगेन राइट करो। कंटेंट तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है, बस इसको पढ़कर ना आंसर लिखने सीखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज इरोजन ऑफ ग्लोरियस हेरिटेज ऑफ माजुली। माजुली का एक क्वाइट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। माजुली के क्राइसिस के ऊपर, स्पेशली जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है उसको लेकर हमने पहले भी बात की है, अगेन फिर से इस बार न्यूज में मेंशन था, हम फिर से डिस्कस करते हैं। सो पहले हम माजुली की बात कर लेते हैं। माजुली जो कि इकोलॉजिकली तो इंपॉर्टेंट है, राइट, साथ ही साथ ये श्रीमंत शंकरदेव जी के वैष्णवाइट मूवमेंट का भी एक इंपॉर्टेंट स्रोत, एक इंपॉर्टेंट प्लेस रहा है। जो सत्र इंस्टीट्यूशंस की बात करें या फिर अभी माजुली में जो रास राख महोत्सव होता है, वो अपने आप में ना सिर्फ आसाम में बल्कि पूरे इंडिया में पॉपुलर है, पूरे वर्ल्ड पर, बाकी भी ग्लोबल लेवल पर भी जो एसएमएस डायस्पोरा है वो भी उनसे कनेक्ट करते हैं। सो इकोलॉजिकल है ही रेलेवेंस, साथ ही साथ कल्चरल रेलेवेंस भी है, बट नाउ इट इज फेसिंग मेनी काइंड ऑफ इश्यूज, मेनी काइंड ऑफ क्राइसिस। जरा हम लोकेशन देख ले तो माजुली का जो लोकेशन है, माजुली जो रिवर आइलैंड है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम में, जो कि ब्रह्मपुत्र और बुरी दिहांग रिवर्स के बीच लाई करता है। ऊपर नॉर्थ में ब्रह्मपुत्र हो गया और साउथ में क्या हो गया, बुरी दिहांग, राइट। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो आइलैंड इज फॉर्म ड्यू टू जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंजेस फ्रॉम फ्लड्स एंड शिफ्टिंग रिवर कोर्सेस। मतलब अगर इसको सिंपल शब्दों में बात करें, देखो जैसे अभी रिवर ना यहाँ से बह रही है, अब रिवर अपना थोड़ा सा कोर्स चेंज कर देती है, यहां से बहने लगती है, तो सपोज ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर ना एक आइलैंड जैसा पार्ट क्रिएट हो जाएगा और इस तरह से माजुली का फॉर्मेशन हो गया, नॉर्थ में ब्रह्मपुत्र के बहने से और साउथ में बुरी दिहिंग रिवर के बहने से। हिस्टोरिकल फ्लड एंड अर्थक्वेक रिकॉर्ड्स भी माजुली में है, बट आज हम ना अर्थक्वेक की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे इरोजन की वजह से क्या चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। थोड़ा अब हम कल्चरल इंपॉर्टेंस भी देख ले माजुली का। तो माजुली का कल्चरल इंपॉर्टेंस, जैसा मैंने बताया, श्रीमंत शंकर देव के वैष्णवाइट मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है। मेनी नामघर्स एंड सत्रास दे आर लोकेटेड देयर, जिसको कि श्रीमंत शंकर देव के टाइम, फिर माधव देव के टाइम और आगे जितने भी वैष्णवाइट मूवमेंट के संत हुए थे, सेंट्स हुए थे, उन्होंने ही स्टेब्लिश किया या उनके गाइडेंस में आगे स्टेब्लिश हुआ, और आगे भी ये परंपरा, ये जो ट्रेडिशन है, ये चलता रहा। फिर आगे अहोम पैट्रोनेज, जैसे डिफरेंट अहोम रूलर्स हुए, अहोम रूलर्स के बाद जो आगे फिर डिफरेंट लीडर्स हुए हैं, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में हो या इंडिपेंडेंट इंडिया में हो, उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा पैट्रोनेज देने का। डिफरेंट कम्युनिटीज, जैसे हम यहाँ पर मिसिंग कम्युनिटी पीपल की बात करें, दे आर ऑल्सो लिविंग पीसफुली बाय एडॉप्टिंग द सेम प्रैक्टिसेस ऑफ माजुली। तो मिसिंग पीपल के यहाँ पर इंटीग्रेशन का भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है माजुली आइलैंड। एंड ओवरऑल मास्क मेकिंग, रास और राख महोत्सव, राइट, इन सब के लिए भी, भावना के लिए, डिफरेंट मुगा सिल्क, एरी मुगा सिल्क के वर्क्स के लिए, इन सब के लिए भी माजुली को जाना जाता है। जो लोग माजुली से बिलोंग करते हैं, दे नो मोर अबाउट इट। बाकी लोग, जो लोग अलग अलग रीजन से बिलोंग कर रहे हो, यू शुड रीड मोर अबाउट इट। इवन व्हेन यू गेट द चांस, यू कैन गो एंड विजिट द डिफरेंट सत्राज। अभी जैसे राख महोत्सव जस्ट अभी कंक्लूड हुआ, आप अगले साल जाकर वो भी देख सकते हो, तो आपको अलग अलग कल्चर के बारे में, पूरे आसाम, पूरे इंडिया के डाइवर्स कल्चर्स के बारे में आपको सीखने भी मिलेगा। देन अब हम एनवायरमेंटल एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की बात करते हैं, चैलेंजेस की बात करते हैं। तो पहला चैलेंज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सीवियर रिवर बैंक इरोजन। रिवर बैंक इरोजन को मैंने पहले भी आसाम प्रहरी के सेशन में समझाया है। यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं कि जो माजुली आइलैंड है, 1200 स्क्वायर किलोमीटर से 800 स्क्वायर किलोमीटर तक सिमट गया है। कैसे सिमट गया, तो अभी हमने देखा था कि ये बना हमारा क्या, रिवर आइलैंड, रिवर के कोर्स चेंज होने से, ऊपर ब्रह्मपुत्र, नीचे बुरु दिहिंग रिवर के। अब अगर ये रिवर इसको इरोड करते जाएगा ना, इरोड करते जाएगा, इरोड करते जाएगा, ऊपर से इरोड करते जाएगा, तो धीरे धीरे जो एरिया है वो कम होते जाएगा, और वही एरिया कम होकर कितना पहुंच गया है, 800 स्क्वायर किलोमीटर तक, जिसके लिए ब्रह्मपुत्र रिवर एक मेजर फैक्टर बन रहा है। ये कुछ वैसा ही हो गया कि ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसके रिवर कोर्स चेंज होने की वजह से माजुली आइलैंड का निर्माण हुआ, आज वही एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पोज कर रहा है माजुली को। साथ ही साथ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कैसा होगा कि ना सिर्फ इंसान को, जो लोग माजुली में रह रहे हैं, ना सिर्फ उन्हें इरोजन का खतरा है, बल्कि इसके अलावा डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना, जो बायोडाइवर्सिटी है माजुली की, दे वुड आल्सो फेस थ्रेट, कि उनका भी जो लैंड है वो भी कम हो जाएगा। और इस वजह से हम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी रिसेंट के मंथ्स में या रिसेंट के ईयर्स में ज्यादा देखते हैं, कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी माजुली रीजन में, ऐसा कई रीजन में देखा गया है, बट माजुली में भी रिसेंटली ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट काफी बढ़ रहा है, राइट, ये इकोलॉजिकल इंबैलेंस की वजह से। एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिटेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिटेशंस क्या,
सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड प्लान्स जो है ना, वो लॉन्ग टर्म मेजर्स को देखकर नहीं बनाए जाते हैं, या फिर जो कोऑर्डिनेटेड प्लान्स हैं, जैसे हम बात करते हैं, ये हमारा माजुली आइलैंड हो गया, तो असम में, अब असम की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, और साथ ही साथ सेंट्रल लेवल पे जो भी एफर्ट्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, या इंटरनेशनल जो भी मेजर्स होते हैं, उनका ना प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, लॉन्ग टर्म मेजर्स नहीं अडॉप्ट किए जाते हैं। इरोजन जब हो रहा होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए सैंड बैग्स डाल देने का काम करना, ग्रेवल्स डाल देने का काम करना, बट लॉन्ग टर्म मेजर्स नहीं अडॉप्ट किए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन सेंटर के बीच में, स्टेट के बीच में, स्टेट और लोकल गवर्निंग यूनिट्स के बीच में, स्टेट और जो लोकल पीपल वहां पे रह रहे हैं, इवन सत्र के लोग जो रह रहे हैं, बाकी जो लोकल कम्युनिटीज रह रही है, उनके बीच का कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहता है। नेशनल और स्टेट जो प्लानिंग होती है उसके बीच का कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहता है, एंड दैट्स व्हाई एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिटेशंस भी रहते हैं। And then socio-economic strain. Socio-economic strain which is faced by the people in agriculture, in crafts and in tourism. टूरिज्म भी तो अफेक्ट करेगा ना। अब जैसे तुम राख महोत्सव घूमने की अगर अगले साल प्लान कर रहे हो, बट इरोजन की वजह से सपोज मान लो ऐसा हो कि आप जिस रोड से जा रहे हो वहां पर भी इरोजन के आपको केसेस मिल रहे हैं, तो आप एक बार जाने से पहले सोचो कि करे वहां जाना अभी सेफ है क्या, एंड दैट्स व्हाई टूरिज्म को भी इंपैक्ट करेगा। एंड देन आउट माइग्रेशन ऑफ यूथ, जो हमारे यूथ या जो लोग भी अभी इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, जब वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कम होंगे, देन उनका आउट माइग्रेशन स्टार्ट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट से का इशू वहां पर अराइज होगा, एंड दैट्स व्हाई एनवायरमेंटल, सोशल, कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव हर टाइप के चैलेंजेस अराइज होते हैं। इसको सही करने के लिए वी हैव सम एफर्ट्स, जैसे कि प्रिजर्विंग द सत्र कल्चर, सत्र कल्चर को प्रिजर्व करना। अब तुम बोलोगे कि सत्र कल्चर को प्रिजर्व करने से सर हमारा एनवायरमेंटल क्राइसिस कैसे सॉल्व होगा, तो ऐसे सॉल्व होगा, जब आप सत्र को प्रिजर्व कर रहे हो, जब आप अपने किसी घर को प्रिजर्व कर रहे हो ना, तो आप घर के बगल में मिट्टी को अननेसेसरी कट नहीं करने दोगे, और अगर मिट्टी कट हो रही है, चाहे वो रिवर की वजह से हो रही है या ह्यूमन इंक्रोचमेंट की वजह से हो रही है, तो उसको कंट्रोल किया जाएगा। टूरिज्म पोटेंशियल को बेहतर करना, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट होता है। एंड कम्युनिटी रेजिलियंस डेवलप करना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंश्योर करके, जो लोग भी हैं, चाहे वो सत्र के अधिकारी हो, चाहे बाकी अदर कॉमन पीपल हो, जो भी कम्युनिटी हो, उनका कोऑर्डिनेशन, उनके बीच भी इस अवेयरनेस को बढ़ाना कि जो रिवर इरोजन हो रहा है उसको कैसे डील किया जा सके, ह्यूमन इंक्रोचमेंट से कैसे डील किया जा सके, ताकि इकोलॉजिकल एज वेल एज कल्चरल जो हमारी आइडेंटिटी है वो मेंटेन रहे। आगे अब वे फॉरवर्ड क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव इरोजन कंट्रोल प्लान डेवलप करना, कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शन डेवलप करना, इन्हीं चीजों पर जो यहां पर मैंने मेजर्स बताए ना, राइट, उन्हीं चीजों पर इको टूरिज्म को डेवलप करने का काम करना, लोकल कम्युनिटीज को इंपावर करना, एंड इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन, जैसा मैंने अभी तुम्हें समझाया कि पहले स्टेट और लोकल गवर्निंग यूनिट्स के बीच का कोऑर्डिनेशन सही करना, स्टेट और सेंटर के बीच का कोऑर्डिनेशन सही करना, और अगर किसी ऐसे कोई इंटरनेशनल मेजर्स हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जो कि इरोजन को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन और बेहतर बनाना, ये वे फॉरवर्ड हो सकते हैं जिससे कि हम माजुली जो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है इरोजन की वजह से, उसे कंट्रोल किया जा सकेगा। सॉरी। अब ये रहा आपके लिए मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अगेन 250 वर्ड्स का, मतलब 3 to 4 पेजेस में तुम लिखने का इसको ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटीज द ब्लूप्रिंट फॉर अ मॉडर्न असम, असम की डेवलपमेंट जर्नी को किस तरह से यूनिवर्सिटीज लीड कर सकती हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं, एक यहाँ पर आप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट देख सकते हो जो कि बिल्कुल वेलकमिंग स्टेटमेंट है, दैट असम टू हैव $143 बिलियन इकोनॉमी बाय 2030। बहुत अच्छी बात है, पर इस $143 बिलियन इकोनॉमी को या फिर 12 लाख करोड़ की इकोनॉमी को अचीव करने के लिए ना सिर्फ रोड्स, ना सिर्फ इंडस्ट्रियल पार्क, बट इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज, मतलब एकेडमिक एक्सेलेंस की भी जरूरत है, एंड दैट्स व्हाई न्यूज़पेपर में इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया। यूनिवर्सिटीज की क्यों जरूरत होती है, देखो ये ना एकदम बताने वाली बात नहीं है, एकदम किसी भी इंसान को ना ये बात समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि व्हाई यूनिवर्सिटीज और व्हाई स्कूल एंड कॉलेजेस और व्हाई अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, क्योंकि ये बात ना इंसान हमेशा से जो हमारा जो एंशिएंट पीरियड था ना, तभी से ये समझता आया है, तभी से शारदा पीठ, शारदा पीठ कहां पर बनाया गया था, शक्ति पीठ में पढ़ने की जगह बनाई गई थी। दैट्स वाई हमारे यहाँ जो मंदिरें होती थी पहले, या फिर मस्जिदें आगे बनी, या मदरसे बने, या चर्च बने, इन सब ने कहीं ना कहीं भगवान अल्लाह वाहिगुरु जीसस की पूजा के साथ साथ एडुकेशन भी प्रोवाइड करने का काम किया। उसको भी अगर हम प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करके देखें, सो यूनिवर्सिटीज वुड एक्ट एज हब ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड आइडियाज, इट वुड एक्ट एज एन कैटलिस्ट फॉर इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तो इकोनॉमिकली डाइवर्स भी बनेगा इंडिया। इट वुड ऑल्सो प्रोवाइड लेसन फ्रॉम ग्लोबल एंड इंडियन मॉडल्स,
जैसे सक्सेस स्टोरीज ऑफ गूगल, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, ओला या बाकी ऐसे जो कुछ भी सक्सेस स्टोरीज हैं, जो कुछ इंडियन हैं, कुछ ग्लोबल लेवल के हैं, वो इस वजह से सक्सेस हो पाए अमेरिका में या यूरोप में या फिर कुछ इंडिया में भी, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में, कि वहां पे एडुकेशन पे बेहतर ध्यान दिया गया। सिर्फ नेचुरल रिसोर्स की वजह से नहीं। आसाम इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस, आसाम इज रिच इन द पोटेंशियल ऑफ यूथ। तो इन दोनों को ना अब हमें क्या करना है कि जो यूथ के पास जो पोटेंशियल है ना वो बहुत बढ़िया है, नेचुरल रिसोर्स जो है वो भी अच्छा है। अब हम इन्हें अगर एकेडमिक सपोर्ट दें, अगर अब हम इन्हें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दें, तो ना सिर्फ असम के यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनके लिए और बेहतर होगी, वो आगे बढ़कर और बेहतर काम कर पाएंगे, और ये जो नेचुरल रिसोर्स है ना हम इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूज कर पाएंगे। एंड देन स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड पोटेंशियल। ऑब्वियसली असम ना सिर्फ अपने एक स्टेट के लिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, बल्कि आसाम की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, उसके लिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन होल्ड करता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए पहले लुक ईस्ट था, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी क्या है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो अगर यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी लेड डेवलपमेंट आसाम की इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो वो ओवरऑल इंडिया के लोकेस्ट पॉलिसी या ओवरऑल इंडिया का जो अपने साउथ ईस्ट नेशंस के साथ जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन बनाना है, उसमें भी एक बढ़िया कंट्रीब्यूशन कर पाएगा। देन हम की रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि क्या क्या की रिफॉर्म्स नीडेड हैं आसाम के हायर एजुकेशन में। रिफॉर्म्स हमें मालूम पड़ेंगे, जो रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, तब जाकर हम यूनिवर्सिटीज को बेहतर बना पाएंगे। करिकुलम को रीडिजाइन करना करिकुलम को रीडिजाइन क्यों करना? क्योंकि करिकुलम ना प्रैक्टिकल इनोवेशन को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस लोगों को सीखने चाहिए। ये जो सिविल सर्विसेज में मैं तुम्हें वे फॉरवर्ड लिख कर देता हूं ना, वे फॉरवर्ड, यही इसी वे फॉरवर्ड पे काम करना होगा करिकुलम में। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, चाहे वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, रूरल हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। अभी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाला ही पहला टॉपिक हमने ऊपर पढ़ा ना, किस तरह से आसाम में जो एग्री इकोनॉमी वो साइलेंट क्राइसिस फेस कर रही है, वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट हो गया। फ्लड मैनेजमेंट, ये सारे में अगर हमारे करिकुलम में इंक्लूड हो जाएंगे ना, तो आसाम में सरकारी नौकरी भी अच्छे से मिलेगी, एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा मिलेगा। कैंपस इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन हब्स को प्रमोट करना, इसके लिए आईआईटी गुवाहाटी जैसे इंस्टीट्यूशंस बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अब हमें इन मॉडल्स को ना बाकी डिफरेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। मेंटरशिप एंड नेटवर्किंग को बढ़ाना, जो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उन्होंने आसाम से निकलकर नेशनल और ग्लोबल लेवल पर अपना नाम किया, या इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में रहने वाले, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में रहने वाले जो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, या फिर डिफरेंट एल्यूमिनाई हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज के, उनका भी मेंटरशिप प्रोवाइड करना। इसके लिए एडवांटेज आसाम जैसा जो एक इनिशिएटिव है ना, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है। देन बट देयर आर सम चैलेंजेस। ये रिफॉर्म्स की हमें जरूरत तो है, पर फिर भी चैलेंजेस बने रहते हैं। चैलेंज है रिजिड एकेडमिक स्ट्रक्चर का। खैर ये चैलेंज सिर्फ आसाम के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए है, कि आसाम के साथ साथ पूरे इंडिया का जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है ना, वो बड़ा रिजिड है। यहाँ पर मैं तुम्हें क्लास में भी बोलता हूँ ना, कि हमें ना हमारे एकेडमिक, और ये स्कूल से बात शुरू होती है, सिर्फ कॉलेज में नहीं, स्कूल से लेके कॉलेज तक ना हमें पास करने पे ज्यादा जोर दिया जाता है, सीखने के बजाय। अगर हम सीखने पे ज्यादा जोर दें ना, तो सच में ना, चाहे वो यूपीएससी एपीएससी जैसे एग्जामिनेशन हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जेई नीट का हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो, सब में बेहतर परफॉर्म कर पाएगा इंसान। ये रिजिड एकेडमिक स्ट्रक्चर को सही करना। फंडिंग शॉर्टेज की वजह से यूनिवर्सिटीज में, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, जो रिसर्च फैसिलिटी कम हो जाती है। सिंपल सी एक बात, गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल्स में जाओ, वहां पे कंप्यूटर लैब्स कितने अच्छे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज भी हर स्टेट इस चीज से गुजर रहा है। वीक मेंटरशिप नेटवर्क होना, लोग पैसा कमाकर बाहर तो निकल जाते हैं, पर फिर वापस अपने घर को देखने की कोशिश नहीं करते हैं। ये एक ना वीक मेंटरशिप, साउंड इज करेक्ट ना, हाँ, ये एक वीक मेंटरशिप नेटवर्क की बात हो रही है। जिनको भी इस मिट्टी से, ना सिर्फ आसाम बल्कि पूरे भारत की मिट्टी से जिनको भी कुछ फायदा हुआ, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बढ़िया काम किया, उनका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो वापस इस चीज को लौटाएं, उसी मिट्टी को। एंड देन कल्चरल बैरियर्स, इस कल्चरल बैरियर को दूर करने के लिए ग्लोबलाइजेशन जितना जल्दी बढ़िया से लोग अडॉप्ट करेंगे, वो बेहतर होता जाएगा। जिसे आप मल्टीलिंगुअल अप्रोच को अडॉप्ट करके कर सकते हो, जिसे आप डिफरेंट, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हो गई, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज स्टेट में वर्क कर रही हैं और स्टेट के साइड से उन्हें जो भी सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट मिले, तो ये कल्चरल बैरियर्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और आसाम इनोवेशन हब के रूप में या एकेडमिक हब के रूप में नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट कर पाएगा, अपने इश्यूज को सॉल्व कर पाएगा, और ओवरऑल इंडिया के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएगा।
चलो इसके लिए क्या पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स सरकार अपनाती है वो देखते हैं। गवर्नमेंट एज इनेबलर का काम करना, जैसे गवर्नमेंट टैक्स इंसेंटिव दे सकती है, प्रोक्योरमेंट सपोर्ट्स दे सकती है, स्टार्टअप्स को सपोर्ट दे सकती है, ग्रांट दे सकती है। हालांकि इन सब में रेड टेपिज्म बहुत चलता है, भाई भतीजावाद चलता है, एक दूसरे को सपोर्ट करना, जानकारों को सपोर्ट करना। यूनिवर्सिटीज में स्ट्रक्चर्ड यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस के साथ, मतलब सपोज जैसे हम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। अब गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जो है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जो है वो अगर गूगल के साथ कोई कोलैबोरेशन करती है, राइट, कि गूगल के साथ कोलैबोरेशन करके एक कोर्स चलाया जा रहा है स्टूडेंट्स को एआई के बारे में सिखाने के लिए, फॉर एग्जांपल, तो इससे जो स्टूडेंट्स हमारे अभी कॉलेज में, इवन सपोज आर्ट्स में या कॉमर्स में या साइंस में, जिस भी स्ट्रीम का पार्ट है वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, वो कॉलेज के करिकुलम में ही गूगल से एआई के जो भी चेंजिंग मेथड्स हैं एआई को लेकर, अगर उन्हें कोई प्रोग्रामिंग सीखनी है, अगर उन्हें डाटा स्ट्रक्चर सीखना है, जो कुछ भी सीखना है वो सीखने का भी काम करते रहेंगे, जिसको हम आगे फिर कनेक्ट कर सकते हैं रेगुलेटरी रिफॉर्म्स इन एजुकेशन। हमें अपने करिकुलम को और फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके अकॉर्डिंग। देन इंक्यूबेशन सिस्टम को बेहतर करना, जो स्टेट का इनोवेशन नेटवर्क है उसको आईआईटी गुवाहाटी, एनआईटी सिलचर, राइट, या फिर बाकी ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि रीजनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर बढ़िया काम कर रहे हैं, उनसे सीख लेकर बेहतर करने का काम करना, राइट। कल्चरल शिफ्ट भी जरूरी है। कल्चरल शिफ्ट, जैसा अभी मैंने तुमको कल्चरल शिफ्ट की बात बताई कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें मल्टीलिंगुअल अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए, मल्टी कल्चर सीखने की बात, सीखने की तरफ उन्हें ध्यान देना चाहिए। यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम जो है उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। अभी जैसे जो सीएम फ्लाइट स्कीम जो है वो भी एक अच्छा पहल है इस दिशा में, कि स्टूडेंट जब अगर जापानीज लैंग्वेज सीखने का काम करेंगे तो वो जापान में जाकर, अगर मान लो फिर आगे पढ़ रहे हैं या जापान में जाकर काम कर रहे हैं, और वहां से अगर कोई नया आइडिया सीख कर आते हैं, वहां से अगर कोई नई टेक्नोलॉजी सीख कर आते हैं, तो उसे आसाम के डेवलपमेंट में फिर आगे यूज कर सकते हैं। ओके, एंड सो नाउ अ मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। इन 3 टॉपिक पर आपके लिए आज के 3 मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। अब हम आगे आते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सदाशिव वारेण्य अवार्ड के ऊपर, जिससे किनको सम्मानित किया गया, श्री डॉक्टर नागेन सैकिया जी को। अभी हम डॉक्टर नागेन सैकिया जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ इस अवार्ड के बारे में भी जानेंगे, राइट। तो पहली बात क्या है कि ये अवार्ड देने का काम कौन सा इंस्टीट्यूशन कर रहा है, आसाम साहित्य सभा। तो हमारा एक और काम क्या हो गया कि हम आसाम साहित्य सभा के बारे में पढ़े। मैंने ब्रीफली यहाँ मेंशन कर भी रखा है, पर तुम्हारे लिए एक होमवर्क क्या हो जाता है कि आपने इसके पूरे डिटेल्स देखो। जो लिमिटेशन है कि अगर मैं सपोज आसाम साहित्य सभा की बात करूं ना, तो आसाम प्रहरी का पूरा एक सेशन इसे डेडिकेट करना होगा, पर वो मैं नहीं कर सकता, तो मैंने आपके लिए ब्रीफली मेंशन किया है। तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हारा ये टास्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पूरा डिटेल में पढ़ें। देन उसके बाद हम जो जो अवार्ड्स आसाम साहित्य सभा से मिलते हैं वो देखेंगे, एंड श्री डॉक्टर नागेन सैकिया के बारे में पढ़ेंगे कि इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, आप यहाँ इन्हें देख सकते हो सेंटर में एज अ सेंटर फिगर। चलिए, हम आसाम साहित्य सभा की बात करें तो ब्रीफली वी शुड नो दैट 1917 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 1917, जब इंडिया में होम रूल मूवमेंट अब अपने अंतिम पड़ाव पर था, है ना। इसको ऐसे हिस्ट्री से कनेक्ट करते जाओ, होम रूल मूवमेंट 1917। तो आसाम साहित्य सभा 1917 में एस्टेब्लिश होती है, राइट। इनके फाउंडर्स की हम बात करें तो जो लिटरेरी जीनियस थे, जैसे पद्मनाथ गोहाइन बरुआ, राइट, चंद्रनाथ शर्मा एंड शरद चंद्र गोस्वामी, इन लोगों ने मिलकर आसाम साहित्य सभा की स्थापना की। वैसे इसकी हिस्ट्री काफी पहले से चल रही है। जैसे हम 1826 की बात करते हैं, 1826 के बाद से और 1947 तक आसाम में मॉडर्न एसएमएस लिटरेचर काफी तेजी से ग्रो करता है। इवन 1872 के बाद से इंडिविजुअल्स दे ट्राई टू प्रमोट ऑर्गेनाइजेशंस टू रिवाइव द एसएमएस लैंग्वेज एंड द लिटरेचर। ये सब जो है ना, ये सारी, इन सब में आपको ना वेस्ट बंगाल का, तभी जो वेस्ट बंगाल या सिंपल बंगाल बोलते हैं, तभी तो यूनाइटेड बंगाल था, बंगाल का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा गाइज। क्योंकि बंगाल ने ना, सच में हम ये रीजनल डिफरेंसेस हमें खत्म करनी चाहिए। बंगाल ने ना सिर्फ आसाम को बल्कि पूरे भारत को ना एक दिशा दिखाने का काम किया है। मॉडर्न इंडिया में बंगाल के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, बंगाल के जो एकेडमिक एक्सलेंस वाले पर्सन थे, उन्होंने पूरे इंडिया को एक नई दिशा दिखाने के काम किया। और उनके रास्ते पर चलते हुए हर रीजन में, चाहे वो बिहार हो चाहे वो असम हो, पहले से भी लिटरेरी हिस्ट्री रही, लेकिन मॉडर्न इंडिया में अपने लिटरेरी हिस्ट्री को कैसे सेव किया जा सकता है, कैसे इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, इसमें बंगाल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। सिर्फ यहाँ पर नहीं, पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी सबसे पहले बंगाल में ही तो बनती है ना जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसको हम पहला फॉर्मल पॉलिटिकल एसोसिएशन बोलते हैं। तो बंगाल का ये इंपॉर्टेंट रोल बड़ा रहा है। आज बंगाल अपने कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कुछ प्रॉब्लम से लड़ रहा है, वो एक अलग बात है। फिर इसमें 1895 में श्री पद्मनाथ गोहाइन बरुआ जी का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिन्होंने कोहिमा साहित्य सभा की स्थापना की थी।
कोहिमा साहित्य सभा, वैसे कोहिमा अभी कहां पर हो गया, तो ये अभी नागालैंड में पड़ेगा, बट ये ना फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड फोरम था एसएमएस राइटर्स एंड थिंकर्स के लिए। ये ब्रीफ हिस्ट्री मैंने तुम्हारे लिए यहां मेंशन कर दी है, तुम इसके डिटेल में जाकर पढ़ो असम साहित्य सभा के बारे में। आज हम अवार्ड की बात करें तो आज हम अवार्ड की बात करें किसकी, सदाशिव वारेन अवार्ड की, जो कि हाईएस्ट ऑनररी टाइटल है sorry, which is given by Assam साहित्य सभा, हाईएस्ट ऑनररी टाइटल गिवन बाय असम साहित्य सभा, सदाशय वारेन अवार्ड। इसके अलावा सदाशय, महियान एंड साहित्याचार्य, इन दोनों अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है लोगों को अपने लिटरेरी एंड कल्चरल डिस्टिंक्शन के लिए, अपने लिटरेरी एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन के लिए। It recognizes their lifetime contribution to the Assamese literature, language preservation and socio-cultural integration across generations। कि इन्होंने किस तरह से अपने लिटरेरी कंट्रीब्यूशन से असम के अलग अलग जनरेशन को, ना सिर्फ पास्ट को, ना सिर्फ प्रेजेंट को, बल्कि आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इन्होंने क्या काम किया है, इसी से सम्मानित करने का काम असम साहित्य सभा कर रही है। ठीक है, अब हम श्री डॉक्टर नागेंद्र सैकिया जी के बारे में बात करते हैं। तो 1939 में इनका जन्म हुआ। देखो कितना हिस्टोरिक ईयर है जन्म का, 1939, जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो रहा है। और वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने के बाद जब इंडिया से बिना पूछे इंडिया को पार्टी ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया गया था, तो इंडियन लीडर्स ने, कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया था गवर्नमेंट से, राइट। तो 1939 में इनका जन्म हुआ। ही इज ए नोटेड फेमस राइटर, क्रिटिक, एडुकेशनिस्ट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ असम साहित्य सभा। वाह, असम साहित्य सभा के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे और आज असम साहित्य सभा इन्हें सम्मानित भी कर रही है। क्रिटिक भी रहे। देखिए क्रिटिक रहे ना, इसको इस चीज से देखें। आजकल क्या होता है ना कि क्रिटिसिज्म को हमारे जो राजा लोग हैं, राजा लोग मतलब तो समझते ही हो, जो हमारे मंत्री लोग हैं या जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं ना, उनको क्रिटिसिज्म पसंद नहीं आता। सिर्फ मंत्री की बात क्या करें, हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें चाटुकार लोग पसंद आते हैं, जो क्या बोले, बूट लिकिंग का काम करते हैं, वो लोग पसंद आते हैं। पर पहले के जो लीडर्स होते थे ना, वो अपने क्रिटिक्स को भी ना सम्मान देते थे। चाहे हम पंडित नेहरू की बात करें, उनके सामने रामधारी सिंह दिनकर ने उनको बोला था पार्लियामेंट में खड़े होकर, उस पार्लियामेंट में राज्यसभा में भेजने का काम रामधारी सिंह दिनकर जी को खुद पंडित नेहरू ने ही किया था। पर पंडित नेहरू को उन्होंने बोला था कि देखिए 1962 का जो वॉर हुआ था, इंडो चाइना वॉर, इसमें आपकी लीडरशिप क्राइसिस दिखी थी। तो ये चीज उन्होंने वहां मेंशन किया था उनके सामने ही। पर आगे जाकर वो चीज उन्होंने पार्लियामेंट में मेंशन किया, पर आगे जाकर पंडित नेहरू ने कोई गुस्सा नहीं निकाला उनसे। ऐसा नहीं किया कि अरे इनको राज्यसभा से हटाने का काम करो, इनको साइडलाइन करने का काम करो, वैसा कुछ भी नहीं किया। सो दैट वाज द वैल्यू ऑफ क्रिटिक ड्यूरिंग दोस टाइम्स। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने असमीज प्रोज में अपना बढ़िया योगदान दिया, राज्यसभा के मेंबर भी रहे। बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस है, देखो ये भी राज्यसभा के मेंबर हैं। जैसे अभी मैं तुम्हें किनके बारे में मेंशन कर रहा था, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में पढ़िएगा, इनके बारे में, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। इन्हें राष्ट्र कवि, राज्य कवि के नाम से भी बुलाया जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को, है ना। संपूर्ण क्रांति जब हुई थी जेपी की, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की, उन्होंने इनकी कविता पाठ करके संपूर्ण क्रांति की थी, है ना। इंदिरा गांधी जी के जो एट्रोसिटी चल रही थी, इमरजेंसी चल रही थी, उसके अगेंस्ट। इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है डॉक्टर नागेंद्र सैकिया जी को 1997 में, एंड असम वैली लिटरेरी अवार्ड से भी। ठीक है, अब ये रहा आपके लिए दो प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक अवार्ड पर बेस्ड और दूसरा असम साहित्य सभा से रिलेटेड। ये दो आपके प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन के ऊपर। तो व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन सबसे पहले तो कहां पर मिला, हमें ये जानने की जरूरत है। तो ये हमें रिसेंटली अभी बजाली डिस्ट्रिक्ट रीजन में आपको मिलता है, राइट। व्हाट इज व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन, ये है क्या, पहले तो यहाँ देख लो। ये व्हाइट ब्रेस्टेड, इसका ये वाला जो पार्ट रहता है ये व्हाइट कलर का है, दैट्स व्हाई हम इसको व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन के नाम से बुलाते हैं। ये वाटर बर्ड रेलिडे फैमिली का है। इसको लोकली कॉमसराई के नाम से भी आसाम में जाना जाता है। आयुसीन इसको लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में लगता है। लिस्ट कंसर्न मतलब आयुसीन अब इसको लेकर उतना परेशान नहीं है, बट फिर भी इसके नंबर्स में डिक्लाइन हो रहे हैं, और जब ये डिक्लाइन हो रहे हैं ना, तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि अभी ये लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में है, पर बहुत जल्दी ही थ्रेटन्ड कैटेगरी में जाने वाला है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए नहीं है। इसे बायो इंडिकेटर भी बुलाया जाता है। बायो इंडिकेटर मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि बायो इंडिकेटर हम उन स्पीसीज से बोलते हैं जो कि उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के हेल्थ को शोकेस करने का काम करें। जैसे हनी बी हो गया, जैसे ग्रास हो गया, जैसे ये हमारा वाटर हेन हो गया, ये सब बायो इंडिकेटर स्पीसीज है। यहाँ जहां पर भी ये स्पीसीज मिलेंगे ना, उस रीजन की जो एनवायरमेंटल क्वालिटी होगी, जो एनवायरमेंट होगा वहां का, वो सही होगा, राइट। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इंसेक्ट, स्नेल एंड इनवर्टिब्रेट पॉपुलेशन, ऑब्वियसली क्योंकि इंसेक्ट्स इन सबको ही खाने का काम करेगा। एंड दैट्स व्हाई न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, फूड वेब में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये रहा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए। ये देखो एपीएससी सीसी 2024 में ही ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था रेयर मार्बल्ड कैट के बारे में, कि रेयर मार्बल्ड कैट अभी कहां पर मिला था, दहिंग में, काजीरंगा में, मानस में, नामेरी में।
तो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए दोनों टाइप का मेंशन कर दिया कि ये व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन कहाँ मिल रहा है, चेक करके बताओ सही है या गलत है, और IUCN कैटेगरी सही है या गलत है, ढूंढ करके आंसर तुम बता देना। नेक्स्ट रहा हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन जी का असम विजिट, और उन्होंने असम में ये जो 2 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया। कौन से 2 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो, यूनियन मिनिस्टर को, साथ में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड 2 मेजर प्रोजेक्ट्स, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट जिसको सती राधिका शांति उद्यान भी बुलाया गया, एंड गेटवे ऑफ रिवर फ्रंट में जो सती राधिका शांति उद्यान भी है ना, एंड गेटवे ऑफ गुवाहाटी टर्मिनल, राइट। अराउंड 632 करोड़ के ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, आप एक और काम कीजिए, सती राधिका जी के बारे में भी आप पढ़िए, इनके बारे में पढ़िए, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़िए, ठीक है। चलिए, कई लोग तो घूम के आ चुके होंगे यहाँ पर रिवर फ्रंट को। सो ये जो रिवर फ्रंट एंड हम जो गुवाहाटी टर्मिनल की बात करते हैं, गेटवे ऑफ गुवाहाटी टर्मिनल की बात करते हैं, ये अर्बन रिजुविनेशन प्रोजेक्ट या फिर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जो रिवर फ्रंट हो गया हमारा, वो अर्बन रिजुविनेशन का पार्ट है, जिससे कि जो अर्बन लैंडस्केप है वो और ज्यादा बेहतर दिखेगा, सुंदर दिखेगा, लोकल एंड रीजनल लेवल पे टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा। एंड साथ ही साथ जो गेटवे है, गुवाहाटी गेटवे टर्मिनल, ये ट्रांसपोर्ट को, इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करने का, प्रमोट करने का काम करेगा, राइट। एंड दैट्स वाई जो नाम दिया गया है, नाम क्या दिया गया है, गेटवे ऑफ गुवाहाटी। ये देखिए, गेटवे ऑफ गुवाहाटी, ठीक है। ये गेटवे ऑफ गुवाहाटी सिर्फ इनलैंड वाटरवे के लिए नहीं है। दिस, अगर हम सरकार इसमें अच्छा सा काम करे ना, सारे जो ग्रुप्स हैं, सरकार हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, अगर वो सच में अच्छा काम करे तो ये गेटवे ऑफ डेवलपमेंट भी बन सकेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बन सकेगा, राइट। ये जरूरी है। तो चलिए, गुवाहाटी विच इज कंसिडर्ड एज द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहां पे ये गेटवे टर्मिनल इनॉग्रेट हुआ है, जो कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिशन का एक पार्ट है। दिस प्रोजेक्ट अलाइन विथ द नेशनल वाटरवेज, डिस्कस हो चुका है असम प्रहरी में, नेशनल वाटरवे है ना, इनलैंड वाटरवे क्या इंपॉर्टेंस है, IWT के क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, सब डिस्कस किया है मैंने। तो बार बार ये सारी चीजें न्यूज में रिपीट होती है, इसका मतलब होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिवाइज किया करो पुराने मैगजीन्स को जाकर। सो अभी हम अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें, दिस प्रोजेक्ट अलाइंस विथ नेशनल वाटरवे एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही। की फीचर्स की बात कर लें तो हमारा जो गेटवे ऑफ गुवाहाटी टर्मिनल है, ये अराउंड 305 करोड़, और बाकी जो पैसे हैं वो रिवर फ्रंट को डेवलप करने में लगे, राइट। इट इंक्लूड्स द नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट ऑल वेदर फ्लोटिंग टर्मिनल, वाह बहुत बढ़िया, ऑल वेदर फ्लोटिंग टर्मिनल, मतलब ना सिर्फ रेनी सीजन में, और रेनी सीजन में भी जब रिवर का लेवल काफी बढ़ जाता है, उस सीजन में भी अच्छे से वर्क कर सकेगा, इवन ड्राई सीजन में भी इनलैंड वाटर कम्युनिकेशन को सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। It is equipped with latest technology like e-ticketing, real-time command centers, flexible jetties, and all other things which are required to promote IWT. दूसरा, हम रिवर फ्रंट की बात करें तो ये सती राधिका शांति उद्यान 327 करोड़ बजट से बना, जो कि एक 1.2 किलोमीटर का स्ट्रेच है। बड़ी अच्छी बात है। मुंबई का जो मरीन ड्राइव है वो तो वर्ल्ड फेमस है, राइट, नेशनल और ग्लोबल लेवल पे फेमस है। फिर पटना में भी उसी तरह से, पटना में गंगा फ्रंट डेवलप किया गया, आज यहाँ पे गुवाहाटी रिवर फ्रंट आसाम में डेवलप किया जा रहा है। यही नीड है, पता है, दिल्ली की भी। दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट अगर ऐसे डेवलप किया गया ना, तो यमुना रिवर के पॉल्यूशन भी एक तरह से टैकल होगा, लोकल रीजनल लेवल पे टूरिज्म भी प्रमोट होगा, और अर्बन रिजुविनेशन तो हो ही रहा है साथ में। चलिए, सो इट इज इंप्लीमेंटेड अंडर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिशन, जहां पर ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। हालांकि एक चीज बड़ा ध्यान रखो, कल मैं देख रहा था किसी पोर्टल के अपडेट में कि इनॉग्रेट हुए बस 2 दिन बचे हैं, बट फिर भी वहां पे लोगों ने पूरा कचरा फैला दिया है। देखिए, ये जो ना साफ सुथरा रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी की नहीं होती है, हमारी भी होती है। चाहे ट्रेन में बात करें, फ्लाइट में बात करें, ऐसे पार्क में, रिवर फ्रंट की बात करें, आप वहां पे अगर एक चिप्स का पैकेट खा रहे हो तो उसको समेट के ना अपने बैग में रख लो, और डस्टबिन जहां पर दिखे वहां पर डाल दो। क्यों उसको वहीं पर फेंक देना, कह रहे कोई म्यूनिसिपैलिटी वाला या कोई दूसरा आएगा उठा के डस्टबिन में डालेगा। ये चीज ना हम खुद से सही कर सकते हैं, ये चीज सही कीजिए। और अब रहा प्रैक्टिस क्वेश्चन इस पर बेस्ड, ठीक है। देन एक और टॉपिक, असम, और यहां पर हम क्या बात करेंगे, नामेरी नेशनल पार्क और इंडो फ्रेंच कोऑपरेशन के बारे में। तो अभी रिसेंटली फ्रेंच एम्बेसडर जो है ना, थियरू मैथ्यू, ही विजिटेड नामेरी नेशनल पार्क। आप यहाँ पे देख सकते हो, नामेरी नेशनल पार्क को विजिट कर रहे हैं, इन हाथियों से बातचीत भी चल रही है, इंटरेक्शन भी चल रहा है। ये किस चीज का पार्ट है, ये है इंडो फ्रेंच कोलैबोरेशन का, उस पर हम आएंगे, पर चलो पहले नामेरी की बात कर ले। तो नामेरी नेशनल पार्क सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो अराउंड 200 स्क्वायर किलोमीटर इसका स्ट्रेच है, राइट। इट इज शेयरिंग बॉर्डर विद अरुणाचल प्रदेश पक्के टाइगर रिजर्व, इसके साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। इट वॉज अ टाइगर रिजर्व इन 1999, फिर धीरे धीरे इसका कन्वर्जन किसमें हुआ, नेशनल पार्क में।
ठीक है, डिफरेंट डाइवर्स हैबिटेट को, रिवराइन ग्रासलैंड को, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट को, राइट, जिया भौरोली रिवर इकोसिस्टम, इन सबको सपोर्ट करने का काम करता है। हियर यू कैन फाइंड द असम स्टेट बर्ड, व्हाइट विंग्ड वुड डक, राइट, इसके साथ साथ एलिफेंट्स को, इवन टाइगर्स के अच्छे खासे पॉपुलेशन को, राइनो को आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं मेन अपने प्रोजेक्ट पर, APFBC मतलब असम प्रोजेक्ट ऑन फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन से सक्सेसफुल हो पा रहा है। ये एक हैबिटेट रिस्टोरेशन वर्क है जो कि स्पेशली किस स्पीसीज के प्रोटेक्शन के लिए, इंडेंजर्ड स्पीसीज व्हाइट विंग्ड वुड डक के प्रोटेक्शन के लिए किया जा रहा है। इट इज प्रोमोटिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो कम्युनिटी नामेरी नेशनल पार्क के रीजन में रह रही है उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना थ्रू इको डेवलपमेंट कमिटीज के हेल्प से इस चीज को प्रमोट किया जाएगा या प्रमोट किया जा रहा है। साथ ही साथ साइंटिफिक फॉरेस्ट मॉनिटरिंग, कार्बन असेसमेंट, बायोडायवर्सिटी ट्रैकिंग, GIS एंड ड्रोन बेस्ड टेक्निक को यूज करके करना, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम करना, नामेरी इको कैंप हेरिटेज डेवलप करने का काम करना हाथी गेट वाले रीजन पर। कहने का मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जो फ्रेंच गवर्नमेंट है, ये दोनों मिलकर नामेरी नेशनल पार्क में व्हाइट विंग्ड वुड डक के लिए स्पेशली, ये जो एक हमारा थ्रेटन्ड स्पीसीज है या इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसके कंजर्वेशन से रिलेटेड जो कुछ भी चीजें चाहिए, चाहे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसलिए है नेसेसरी क्योंकि ये जो व्हाइट विंग्ड वुड डक है ना, फ्यू कम्युनिटी ड्यू टू सर्टेन बिलीफ और ड्यू टू सर्टेन फूडिंग हैबिट्स इनका शिकार करके या तो इन्हें खा जाते हैं या पर्टिकुलर किसी बिलीफ के लिए यूज करते हैं। सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जरूरी है कि आप इसका इलीगल पोचिंग ना करें। इको डेवलपमेंट कमिटीज बनाना जरूरी है जहां पे ऐसे लोकल कम्युनिटीज को भी हिस्सा बनाया जाएगा। साथ ही हमारे जो कंजर्वेशनल जो हमारे टीम होती है या फिर फॉरेस्ट की टीम होती है, फॉरेस्ट्री की टीम, वो भी इसके पार्ट रहेंगे। इसके लिए जरूरी क्या क्या है, तो GIS बेस्ड मॉनिटरिंग जरूरी है, ड्रोन बेस्ड मैपिंग जरूरी है, और बाकी जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नीड है वो सब इस असम प्रोजेक्ट ऑन फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के थ्रू किया जा रहा है। ठीक है, सिग्निफिकेंस इसका क्या हो गया, तो एक सिग्निफिकेंस तो कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन है, हैबिटेट रिस्टोरेशन हो रहा है, वेटलैंड हेल्थ मैनेजमेंट का काम हो रहा है, साथ ही साथ इंडो फ्रेंच कोऑपरेशन को भी प्रमोट कर रहा है। इंडिया और फ्रांस के बीच के कॉपरेशन हम इकोनॉमिक लेवल पे, डिफेंस लेवल पे, साइंटिफिक लेवल पे तो देखते ही हैं। अब बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लेवल पर भी अगर इंडो फ्रेंच कॉपरेशन बढ़ रहा है तो इसमें बुराई क्या है, ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड इट वुड प्रोमोट पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट गवर्नेंस, कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन हो रहा है ना, तो पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट गवर्नेंस होगा। जब कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी, इसी को हम पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट गवर्नेंस बुलाते हैं, एंड दैट्स व्हाई द प्रोजेक्ट इज वेरी सिग्निफिकेंट। अब इस पर बेस्ट आपके लिए ये रहा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आज आपके लिए मैंने टोटल इस सेशन में 3 मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, आप उसको प्रैक्टिस करोगे, और 5 एक और प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है। टोटल 6 प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिए हैं। सो ये 3 मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन और ये 6 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसका आंसर तो कमेंट करके बताओगे कमेंट सेक्शन में, और मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए लिखकर आपको चेक करवाना है अपने टीचर से। ठीक है, ये रहा अनदर प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन शवांग कूट फेस्टिवल के ऊपर। इसके बारे में रिसेंटली न्यूज़पेपर में मेंशन रहा, मैंने इसके डिटेल इस स्लाइड में नहीं मेंशन किए हैं जानबूझकर, इसलिए सो दैट आप इसके बारे में थोड़ा होमवर्क करो, थोड़ी स्टडी करो। इफ यू हैव सेलिब्रेटेड इट, इफ यू वर द पार्ट ऑफ इट, या फिर आप इसके पार्ट हैं, आपने सेलिब्रेट किया है तो बहुत अच्छा है, आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। अगर आपने सेलिब्रेट नहीं किया है, पहली बार आप सुन रहे हो, या पहले आपने सुना लेकिन ध्यान नहीं दिया, तो आज इसके बारे में पढ़िए और फिर इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो 6 आपके प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। ये आपके आज के आसाम प्रहरी सेशन का पार्ट था। नेक्स्ट आसाम प्रहरी के सेशन में हम लोग अपकमिंग वीक के आसाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को देखेंगे। ओके, पुराने जो भी अक्टूबर के, जून से जब से मैं आसाम प्रहरी करवा रहा हूं, जून से लेकर अक्टूबर तक जो आसाम प्रहरी हो चुका है उसको रेगुलर इंटरवल पे रिवाइज भी करते जाओ, ताकि करंट अफेयर्स को लेकर अपकमिंग APSC एग्जामिनेशंस में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे, टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।